मेरा नाम काव्या मेहरा है और बहुत लंबे समय तक मुझे लगता रहा कि मैं किसी परी कथा की जिंदगी जी रही हूं। मैं 38 साल की थी, एक प्रकाशित लेखिका और दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में बने एक पुराने लेकिन खूबसूरत अपार्टमेंट में अपने पति राहुल के साथ रहती थी। राहुल एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट था। उसकी आवाज में ऐसा सुकून था कि मेरे दिन भर का तनाव कुछ ही सेकंड में पिघल जाता। वो मेरा नाम जिस तरह लेता था, धीरे और नरमी से, जैसे कोई वादा कर रहा हो। हर सुबह माथे पर एक किस और मेरी पसंद की कॉफी से शुरू होती थी। हर शाम वो कान में धीरे से कहता, तुम ही मेरी पूरी दुनिया हो। मैं उस पर यकीन करती रही, उस एक रात तक जब सब कुछ बदल गया। आगे बढ़ने से पहले, मैं हूं लीना, आपकी कहानी की नरेटर। मैं लाती हूं जिंदगी की ऐसी सीख देने वाली कहानियां जो हम में से ज्यादातर लोगों पर बीत चुकी हैं या फिर भविष्य में ऐसे ही घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। नीचे कमेंट करके बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और हिंदी रिवेंज स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बना रहे हैं जो जानते हैं कि जिंदगी के सबसे अच्छे चैप्टर किसी भी उम्र में शुरू हो सकते हैं। अब कहानी पर वापस आते हैं। रात करीब 12 बजे का वक्त था। मेरी आंख खुली तो बिस्तर खाली था। पहले तो मैंने सोचा राहुल नीचे किचन में कुछ खाने गया होगा या किसी काम से उठा होगा। मैं करवट बदलकर फिर सोने ही वाली थी कि तभी मैंने आवाज सुनी। उसकी आवाज। वो उसके होम ऑफिस से आ रही थी, नीची, गंभीर, पूरी तरह नपी तुली। उसे अभी तक कुछ शक नहीं हुआ है, वो कह रहा था। मैं एक पल के लिए जम गई, सांस जैसे रुक गई। कमरे की हवा भारी लगने लगी और दिल सीने में ढोल की तरह बजने लगा। मैं धीरे से उठकर और ध्यान से सुनने लगी। सब प्लान के हिसाब से चल रहा है, बस थोड़ा सा बाकी है, उसने आगे कहा। मैं दबे पांव हॉलवे में गई और उसके दरवाजे के पास दीवार से सट गई। दरवाजे की दरार से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। बाकी बात साफ नहीं सुनाई दी, लेकिन जरूरत भी नहीं थी। मैं जितना सुनना चाहती थी उससे कहीं ज्यादा सुन चुकी थी। मैं वापस बेडरूम में लौटी और जितना हो सके उतना स्थिर लेट गई, सोने का नाटक करते हुए। जब कुछ मिनट बाद राहुल लौटा। वो उसी अभ्यास की हुई शांति के साथ बिस्तर में घुसा, कंबल ठीक किया, जैसे उसने अभी अभी मेरी पूरी दुनिया नहीं तोड़ी हो। उस रात मैं नहीं सोई, छत को घूरती रही, दिमाग तेजी से चलता रहा। मुझे नहीं पता था वो क्या प्लान कर रहा है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ थी, मेरा पति मुझसे कुछ छुपा रहा था और उसमें मैं खुद शामिल थी। अगली सुबह मैं किचन में ऐसे घूम रही थी जैसे कोई साया। राहुल अभी भी सो रहा था, उसकी सांसें शांत और नियमित थीं। मैं कॉफी मशीन के सामने खड़ी थी और जैसे ही मैंने फोन उठाया, मेरे हाथ कांप रहे थे। उस पल तक मैंने कभी हमारे पैसों की जांच नहीं की थी। बिल, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, सब कुछ राहुल संभालता था। मैं उस पर भरोसा करती थी। मुझे लगता था यही एक अच्छी पत्नी होने का मतलब है। लेकिन अब मैं समझ रही थी कि भरोसा कभी कभी सब कुछ खोने की पहली सीढ़ी होता है। मैंने बैंकिंग ऐप खोला। मेरी सांस अटक गई। स्क्रीन पर एक के बाद एक ट्रांजैक्शन दिखने लगे। कहीं 40,000 रुपए, कहीं 80,000 रुपए, कहीं 60,000 रुपए, कहीं 1.5 लाख रुपए। पिछले 3 महीनों में दर्जनों निकासी। अकेले में कोई रकम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन सब मिलकर एक डरावनी तस्वीर बना रहे थे। मैंने काउंटर का किनारा पकड़ा, खुद को संभालने की कोशिश की। तभी पीछे से उसकी आवाज आई, इतनी सुबह अकाउंट चेक कर रही हो? उसका लहजा हल्का था, लेकिन दरवाजे के पास खड़े उसके चेहरे पर पल भर की हैरानी मैं देख चुकी थी। वो गर्दन के पीछे हाथ फेर रहा था। बस यूं ही मैंने सामान्य दिखने की कोशिश की। कुछ खर्चे समझ नहीं आ रहे। वो पास आया, अपने लिए कॉफी डाली और वही जानी पहचानी मुस्कान दी। अरे वो बस कुछ छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट्स हैं, शायद बताना भूल गया। उसने मेरी आंखों में देखे बिना एक घूंट लिया। मेरे अंदर कुछ टूट गया। वो गुस्सा नहीं था, अभी नहीं। वो कुछ ठंडा था, तेज था। मैंने धीरे से सिर हिला दिया, जैसे उसकी बात मान ली हो। लेकिन अब मैं उसे देख रही थी, प्यार या भरोसे से नहीं, बल्कि साफ नजर से। उसका हर कंधा उचकाना, हर टालने वाला जवाब उस तस्वीर में एक और दरार डाल रहा था जिस पर मैं कभी यकीन करती थी। उस रात मैंने और भी चीजें नोटिस की। वो हर वक्त फोन पर था, हमेशा स्क्रीन नीचे रखता, कॉल लेने के लिए बाहर चला जाता। और जब मैं पूछती कि किस काम में बिजी है, वो मुस्कुराकर कहता, बस ऑफिस का काम है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं बहुत परेशान थी और वो परेशानी अब एक फैसले में बदल रही थी। मैं चुपचाप इंतजार नहीं करने वाली थी। मुझे जवाब चाहिए थे और जल्दी। 2 दिन बाद मुझे मौका मिला। शाम शांत थी,
डिनर के बाद राहुल ने कहा कि वो नहाने जा रहा है। आमतौर पर वो फ़ोन हर जगह साथ ले जाता था, जैसे वो उसके शरीर का हिस्सा हो, लेकिन उस दिन पहली बार उसने फ़ोन डाइनिंग टेबल पर छोड़ दिया। मैं उसे देखती रही। दिल सीने में खतरे की घंटी की तरह बज रहा था। मैंने 30 सेकंड इंतज़ार किया, फिर 60। ऊपर से पानी की आवाज़ आ रही थी। मैंने फ़ोन उठा लिया। फ़ोन अनलॉक था। उंगलियां कांप रही थीं जब मैंने मैसेज देखे। ज़्यादातर साधारण ऑफिस के रिमाइंडर थे, लेकिन एक चैट अलग थी। कोई नाम नहीं, सिर्फ एक नंबर। आखिरी मैसेज लिखा था, इलियम फाइल्स भेज दो, बस ध्यान रखना उसे कुछ पता ना चले, लगभग हो गया है। मैं सन्न रह गई। मैंने मैसेज दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार। इलियम फाइल्स और उसे अंधेरे में रखना। वो कौन थी? क्या वो किसी को मेरे बारे में कुछ भेज रहा था? मेरा पेट मरोड़ गया। मैंने फ़ोन बिल्कुल वैसे ही वापस रख दिया जैसे वो था, कुछ भी बिगाड़े बिना। मैं किचन में गई, चेहरे पर ठंडा पानी डाला और सांसें धीमी करने की कोशिश की। शावर की आवाज़ अब भी आ रही थी। मेरे पास कुछ मिनट थे, लेकिन दिमाग रुक ही नहीं रहा था। राहुल सिर्फ झूठ नहीं बोल रहा था, वो सिर्फ धोखा नहीं दे रहा था, वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा था और निशाने पर मैं थी। उस रात जब वो बिस्तर में आया, उसने हमेशा की तरह मेरे माथे को चूमा। सब ठीक है? उसने नरमी से पूछा। मैंने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। बस थक गई हूं। अंदर से मैं चीख रही थी। उसे नहीं पता था कि मैंने वो मैसेज देख लिया है। उसे अब भी लगता था कि मैं अंधेरे में हूं। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी और मैं उसे इस्तेमाल करने वाली थी। अगली सुबह जैसे ही राहुल ऑफिस के लिए निकला, मैंने अनन्या को फ़ोन किया। अनन्या सिर्फ मेरी कॉलेज की सबसे अच्छी दोस्त नहीं थी, वो एक बेहतरीन एस्टेट लॉयर भी थी। कुछ साल हम संपर्क में नहीं थे, लेकिन पिछली गर्मियों में कॉफ़ी पर फिर मिले थे। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं उसे इस वजह से कॉल करूंगी। फ़ोन उठते ही मैंने समय बर्बाद नहीं किया। कांपती हुई आवाज़ में मैंने सब कुछ बताया। राहुल की देर रातें, छिपे ट्रांजैक्शंस, इलियम फाइल्स वाला मैसेज। वो चुपचाप सुनती रही। जब मैं ख़त्म हुई, उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, कुल रकम कितनी है? करीब 50 करोड़, मैंने कहा। एक पल की खामोशी हुई, फिर उसकी आवाज़ सख्त और साफ थी। काव्या, हमें अभी तुम्हारी सारी संपत्ति सुरक्षित करनी होगी। मेरे घुटने कमज़ोर पड़ गए और मैं सोफे के किनारे बैठ गई। क्या वाकई ज़रूरी है? मैंने फुसफुसाकर पूछा। हाँ, अगर तुम रुकी तो बागला कदम उठा लेगा। हम तुम्हारे नाम से ट्रस्ट बनाएंगे, सब कानूनी तौर पर सुरक्षित होगा। वो 1 रुपया भी छू नहीं पाएगा। मैंने गहरी सांस ली। अपार्टमेंट, सेविंग्स, किताबों की रॉयल्टी, इन्वेस्टमेंट, मेहनत से कमाया सब कुछ दांव पर था। मैं तैयार हूं, मैंने कहा। अगले 72 घंटे कागज़ों, दस्तखतों और कॉल्स में गुजर गए। अनन्या मशीन की तरह काम कर रही थी। उसकी टीम आ गई। अपार्टमेंट का टाइटल ट्रस्ट में गया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स लॉक हुए और हर चीज़ मेरी निजी कानूनी सुरक्षा में चली गई। तीसरे दिन जब राहुल घर लौटा, मैं वो कर चुकी थी जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, खुद को उस आदमी से बचाने के लिए जिस पर मैंने कभी अपनी जिंदगी सौंप दी थी। वो टेकआउट का बैग लेकर अंदर आया, वही आकर्षक मुस्कान चेहरे पर। सोचा आज बाहर से मंगवा लेते हैं, उसने खुश होकर कहा। मैंने सिर हिलाया और बैग उसके हाथ से ले लिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सब कुछ बदल चुका है। कागजों पर दस्तखत हो चुके थे, पैसा अपनी जगह बदल चुका था, किला खड़ा हो चुका था। वो जो चाहे कोशिश कर सकता था, लेकिन मेरी संपत्ति तक कभी नहीं पहुंच पाएगा, और मैं उसे चेतावनी देने वाली नहीं थी। उसे यही लगता रहने दो कि मैं अब भी सो रही हूं। अगला कदम वही उठाए, क्योंकि अब मैं तैयार थी। 4 दिन बाद राहुल ने अपना कदम उठाया। शुक्रवार की शाम थी। वो सामान्य से पहले घर आया, एक सिला सिलाया सूट पहने हुए। वो शांत लग रहा था, लगभग आत्मसंतुष्ट, जब उसने ब्रीफ केस रखा और मेरे सामने डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। हमें बात करनी है, उसने एक फोल्डर मेरी तरफ सरकाते हुए कहा। मैं नहीं हिली। मैंने धीरे से फोल्डर खोला। अंदर तलाक के कागज थे। मुझे लगता है यही सबसे अच्छा है, उसने अभ्यास की हुई आवाज में कहा। हम दूर हो गए हैं, मैं नहीं चाहता कि चीजें और दर्दनाक हों। मैंने उसकी ओर देखा, चेहरा भावहीन रखते हुए। सच में? मैंने पूछा। वो 1 सेकंड के लिए हिचकिचाया, बस इतना कि उसकी आंखों में झलकती अनिश्चितता मैं देख सकूं। फिर उसने सिर हिला दिया। हाँ, यही ठीक है। मैंने फोल्डर वापस उसकी ओर सरका दिया। आगे बढ़ने से पहले तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। क्या? मैं हल्का सा आगे झुकी। मेरी आवाज शांत, साफ और सोच समझ कर निकली। मैंने सब कुछ शिफ्ट कर दिया है। वो पलकें झपकाने लगा।
क्या? अपार्टमेंट, अकाउंट्स, रॉयल्टी, सब एक प्रोटेक्टेड ट्रस्ट में है। तुम उसे छू भी नहीं सकते। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तुम मतलब मैंने स्थिर स्वर में कहा, तुम यहां आकर तलाक के कागज थमाकर मेरी आधी जिंदगी लेकर नहीं जा सकते। उसका जबड़ा भिंच गया, हाथ फोल्डर के किनारे कस गया। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं कर चुकी हूं। वो मुझे देर तक घूरता रहा, किसी कमजोरी के निशान ढूंढते हुए, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं दिया। तुम एक बात में सही थे, मैंने धीरे से कहा। जिंदगी वाकई अनिश्चित होती है। वो कुर्सी पीछे करता हुआ खड़ा हुआ। कोर्ट में मिलेंगे, उसने ठंडी आवाज में कहा। मैं भी खड़ी हुई और मुस्कुरा दी। जरूर, कोशिश करके देखो। वो कमरे से निकल गया और कई हफ्तों बाद पहली बार मैंने खुलकर सांस ली। अब उसे पता था, मैं अब वो औरत नहीं थी जिसे वो आसानी से मोड़ सकता था। मुझे लगा था कि सबसे बुरा वक्त निकल चुका है। मैं गलत थी। राहुल के घर से गुस्से में निकलने के 3 दिन बाद ऑफिस में मुझे कुछ अजीब महसूस होने लगा। फुसफुसाहटें, तिरछी नजरें। जो लोग रोज मुस्कुराकर मेरा स्वागत करते थे, वे अचानक नजरें चुराने लगे। ये मेरा वहम नहीं था। सब कुछ बहुत ज्यादा एक सा लग रहा था। तभी मेरी असिस्टेंट रिचा मेरे केबिन में आई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था और हाथ में एक प्रिंट आउट था। मैम, आपको ये देखना चाहिए। वो एक अनोनिमस ऑनलाइन फोरम का स्क्रीनशॉट था। पोस्ट का टाइटल था, तलाक के दौरान सीएफओ ने कंपनी के पैसों से फंड छिपाए। नीचे लिखा पैराग्राफ किसी नाम ना बताने वाली महिला एग्जीक्यूटिव पर आरोप लगा रहा था कि उसने तलाक से बचने के लिए पैसों की हेराफेरी की है। सीधा सीधा अपराध का इशारा। कमेंट सेक्शन में किसी ने बात और साफ कर दी थी। मुझे पता है ये कौन है, काव्या मेहरा। इसकी जांच करो। मेरे चेहरे से जैसे खून उतर गया। राहुल, ये उसी का काम था। मैंने हड्डियों तक महसूस किया। वो मुझे बर्बाद करना चाहता है, मैंने धीमे से कहा। रिचा ने गंभीरता से सिर हिलाया। अगर ये फैल गया तो आपकी साख को भारी नुकसान हो सकता है, या इससे भी बुरा। मैं खड़ी होकर कमरे में टहलने लगी। मैंने सालों में अपना नाम बनाया था, अपनी मेहनत से। हर सीढ़ी खुद चढ़ी थी। ना कोई शॉर्टकट, ना एहसान एहसान। और अब एक झूठ सब कुछ मिटा सकता था। मुझे अनन्या को कॉल करना होगा, मैंने फोन उठाते हुए कहा। उस शाम मैं अनन्या के ऑफिस में उसके सामने बैठी थी। मेरी आवाज डर और गुस्से के बीच कांप रही थी जब मैंने सब कुछ बताया। अब ये सिर्फ पर्सनल नहीं रहा, मैंने कहा। वो मुझे प्रोफेशनली खत्म करना चाहता है। अनन्या कुर्सी से पीछे टिकी, उंगलियां जोड़कर। वो गंदा खेल खेल रहा है, उसने कहा। वो चाहता है कि तुम डर कर सेटलमेंट के लिए झुक जाओ। मैंने उसकी आंखों में सीधे देखा। मैं पीछे नहीं हटने वाली। उसने सिर हिलाया और पहले ही एक ड्राफ्ट टाइप करने लगी। पहला कदम, सीज एंड डिजिस्ट नोटिस। अगर उसने इसे आगे बढ़ाया तो हम मानहानि और साख पर नुकसान पहुंचाने का केस करेंगे। मेरे अंदर उम्मीद की हल्की सी चिंगारी चली। वो झूठ से मुझे तोड़ना चाहता था, लेकिन उसने एक बात कम आकी। मुझे सच से डर नहीं लगता था और मैं कहीं जाने वाली नहीं थी। मुझे लगा था कि राहुल की सारी चालें सामने आ चुकी हैं। मैं फिर गलत थी। 3 दिन बाद अनन्या ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया। उसकी आवाज छोटी और सख्त थी। उसने केस कर दिया है, उसने कहा। मेरा दिल बैठ गया। क्या? कह रहा है कि तुमने अवैध तरीके से वैवाहिक संपत्ति ट्रांसफर की है। मैं सामने की कुर्सी पर ढहसी गई। ये मजाक कर रहा है ना? नहीं, अनन्या ने गंभीरता से कहा। और एक बात और है। उसने एक फाइल मेरी तरफ सरकाई। वो अकेला नहीं है। मैंने फोल्डर खोला। नाम पढ़ते ही पेट में मुक्का सा लगा। इलुमेरो। यही वो नाम था जो मैंने राहुल के फोन में पढ़ा था। ये कौन है? मैंने पूछा। अनन्या ने बाहें मोड़ ली। एक जाना माना धोखेबाज। जाली दस्तावेजों से जुड़े कई मामलों में नाम आया है। सजा नहीं हुई, लेकिन शक की लंबी लिस्ट है। मैंने कागज पलटे। हर पेज नंबरों से भरा था। नकली ट्रांजैक्शंस, कुछ पर तो मेरी सिग्नेचर जैसी नकल भी थी। ये मेरे नहीं है, मैंने ऊंची आवाज में कहा। ये सब झूठ है। अनन्या ने सिर हिलाया। हमें पता है, लेकिन हमें इसे साबित करना होगा, और जल्दी। मेरे हाथ मुट्ठियों में बंद हो गए। अब तक का सारा डर आग में बदल चुका था। वो फिर से मुझे झूठ में दबाना चाहता है। अनन्या की आंखें सख्त हो गईं। तो चलो यकीन करें कि ये झूठ उसी पर गिरे। उसने फाइल एक फोरेंसिक फाइनेंस एक्सपर्ट को सौंप दी। अगले 1 हफ्ते तक हम बिना रुके काम करते रहे। असल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, डिजिटल ट्रेल, हर कदम की पुष्टि। मैं लगभग सोई नहीं, लेकिन रुकी भी नहीं।
अब ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, ये मेरे नाम, मेरी ईमानदारी और अपने हक की रक्षा का सवाल था। हफ्ते के अंत तक हमारे पास सब कुछ था। एक्सपर्ट ने नकली दस्तावेजों का स्रोत इलोमेरो की फर्म तक ट्रेस कर लिया। तारीखें मेल नहीं खा रही थीं, सिग्नेचर गलत थे और सबसे अहम बात, उन झूठे ट्रांजैक्शन का मेरे किसी भी असली अकाउंट से कोई लिंक नहीं था। राहुल ने मुझ पर अपना सब कुछ झोंक दिया था, लेकिन सच ज्यादा मजबूत था और वो मेरे साथ था। 1 महीने बाद हम कोर्ट पहुंचे। अनन्या शांत थी, हमेशा की तरह तेज। मैं उसके पास बैठी थी, नेवी ब्लू कपड़ों में, कंधे सीधे, हाथ स्थिर। सामने राहुल बैठा था, उस आदमी की परछाई मात्र जिसे मैं कभी जानती थी। गुस्से से भरा, बेचैन और पूरी तरह तैयार नहीं। जज ने केस ध्यान से सुना। हमारे दस्तावेज बेदाग थे। इलोमेरो अदालत में आया ही नहीं। जैसे ही फैसला पढ़ा गया, मैंने आंखें बंद की। राहत से नहीं, बल्कि एक अंत की भावना से। कोर्ट ने राहुल के सारे दावे खारिज कर दिए। उसे मेरे ट्रस्ट के किसी भी हिस्से तक पहुंच से मना कर दिया गया। उसकी मानहानि वाली चाल उसी पर उल्टी पड़ी और उसे मेरे कानूनी खर्चे भरने का आदेश मिला। सुनवाई के बाद वो हॉलवे में मेरे पास आया। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, उसने धीमी आवाज में कहा। मैंने उसकी आंखों में सीधे देखा। नहीं राहुल, ये सब तुम्हें नहीं करना चाहिए था। और फिर मैं हमेशा के लिए वहां से चली गई। इसके बाद के हफ्तों में मैंने अपनी जिंदगी के टुकड़े धीरे धीरे समेटे। मैं फिर से लिखने लगी। मैंने लोधी गार्डन में लंबी सैरें की, शोर की जगह शांति को आने दिया। मैंने जश्न नहीं बनाया, मैंने सोचा, क्योंकि जीत हमेशा खुशी जैसी महसूस नहीं होती। कभी कभी वो तूफान के बाद की शांति होती है, कभी कभी बस डर की अनुपस्थिति। इस सब से मैंने एक बात सीखी, एक ऐसी बात जो हर औरत को जाननी चाहिए। भरोसा एक तोहफा है, लेकिन अपनी जिंदगी पर नियंत्रण एक अधिकार। चाहे कोई कितना भी प्यार करने वाला लगे, अपनी ताकत आंख बंद करके किसी को मत सौंपो। अपनी कीमत जानो, अपने भविष्य की रक्षा करो। देर होने से पहले कदम उठाने की हिम्मत रखो। और अगर कोई तुम्हें धोखे से तोड़ने की कोशिश करे तो खड़ी रहो और सच को बदले से ज्यादा ऊंची आवाज में बोलने दो। अगर तुम अभी तक सुन रहे हो तो धन्यवाद। और अगर ये कहानी तुम्हें छू गई तो इसे शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ताकि दूसरों को भी पता चले कि वो अकेले नहीं हैं। क्योंकि ताकत सिर्फ तूफान से बच जाना नहीं है, ताकत है उसके बाद खुले आसमान को अपना लेना।